दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अप्रैल 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के ग्रामीण इलाकों में सरकार सभी परिवारों को 6 मास्क देगी। मास्क बांटने का काम पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक द्वारा घर घर जाकर किया जाएगा। जी हां, पंचायती राज विभाग ने अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इसको लेकर जानकारी दी है। जी हां, प्रत्येक मास्क की कीमत जीएसटी सहित 15 रुपए से अधिक नहीं होगी। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए के मास्क ही दिए जाएंगे। जी हां, मास्क का वितरण किसी भी प्रकार का फोटो परिचय पत्र दिखाने पर ही संभव होगा। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। जिला चुनाव आयोग ने शुरू होने वाले प्रशिक्षण को भी स्थगित कर दिया है। बिहार के सभी जिलों के डीएम निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। जी हां, बिहार निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक 15 दिन बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। जी हां, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने बताया कि शुरू होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। जी हां, सभी निर्वाचन पदाधिकारी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की ट्रेनिंग स्थगित कर दी गई है। बिहार में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। जो कहने को तो सरकार ने राज्य में भले ही नाइट कर्फ्यू लगाया हो, लेकिन बिहार में कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। दोस्तों देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 1 मई 2021 से शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद लगातार यह सवाल उठ रहा था कि इस घोषणा के आलोक में बिहार सरकार की क्या प्लानिंग है। ऐसे में सभी कयासों पर विराम लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। इस बात का ऐलान खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि 18 साल एवं उससे ऊपर के सभी बिहार वासियों का मुफ्त में टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल देश भर में 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों बिहार में बेकाबू होते जा रहे कोरोना को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर से उन्होंने बिहार के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में बिहार की एनडीए की 40 में से 39 सांसद हैं। राज्यसभा मिलाकर कुल 48 एमपी तथा 5 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सभी नकारा है। कोई प्रदेश हित में जुबान नहीं खोल रहा है। जनता ऐसे जनप्रतिनिधियों का सामूहिक बहिष्कार करें। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री और भारी भरकम मंत्रिमंडल सहित डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सबसे बुरे हालात बिहार के ही हैं। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमण के कारण अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर संकट की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बुधवार को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सरकार के लिए इंसानी जीवन का कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दी जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोकने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी संभावनाओं की तलाश नहीं कर रहे हैं। भीख मांगे, उधार ले या फिर चोरी करे। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा है कि स्थिति विकट है, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारी चिंता सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से के लिए है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से चुनाव और रैलियों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है। एक जनहित याचिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह पाबंदी लगाने की गुहार लगाई गई है। एक वकील की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि चुनावी सभाओं में नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग के कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं की बड़ी बड़ी चुनावी सभाओं में हजारों की भीड़ जुट रही है, लेकिन वहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है।
है। सभाओं में आए अधिकतर लोग मास्क तक नहीं लगाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनावी सभाओं में दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन होने के बावजूद केंद्र और राज्यों की सरकारें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। यह वास्तव में कोरोना संक्रमण के प्रसार में ऐसे नेता भी जिम्मेदार हैं, लिहाजा चुनाव और सभाओं पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तो आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या चुनाव प्रचार में, अभी जो बंगाल में चुनाव प्रचार हो रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, उस चुनाव प्रचार पर रोक लगना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बीच बिहारी प्रवासियों का एक बार फिर से अपनों के बीच लौटना प्रदेश, जिले और गांव के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह वैसे तो कोरोना का डबल म्यूटेंट अब शहर से गांव तक पहुंच चुका है, लेकिन अब तक बिहार का गांव ज्यादा प्रभावित नहीं था। यह दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद यहां से जा रहे लोगों की भीड़ अचानक मुसीबत बढ़ाने वाली है। दिल्ली में हर दिन डरावनी तस्वीर सामने आ रही है, जो आपको केडीबी लाइव के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। जांच कराने पहुंच रहा हर तीसरा व्यक्ति कोरोना निकल रहा है। यह सरकारी अस्पतालों में जांच कराने वालों की लंबी कतारें लगी है। ऐसे में बिहार आने वाले प्रवासी अब सीधे घर जाने के लिए परेशान हैं। जी आनंद विहार बस अड्डा हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे, जगह जगह लोग अपने बच्चों और परिवारों को लेकर खड़े नजर आ रहे हैं घर आने के लिए, बिहार आने के लिए। धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार बताते हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों की अनदेखी का खामियाजा आज भुगतने को मजबूर हैं। कई लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार के पास जान बचाने के लिए एक साल बाद भी व्यवस्था नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार की नाकामी का नतीजा है। यह 2020 में तो कोरोना नया था, लेकिन एक साल बाद अब तक ब्रिटेन का स्ट्रेन हो या फिर दूसरे देशों का स्ट्रेन आ चुका है। यह दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब यह मजदूर अपने गांव पहुंच जाएगा तो फिर हालात और बुरे होंगे, क्योंकि बिहार की सरकार ने भी इसे हल्के में लिया हुआ है। वहां से बसों में भरकर आने वाले लोग यहां बिना क्वारंटाइन हुए कई लोगों से मिलेंगे और संक्रमण फैलाएंगे। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली जैसे प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से राम भरोसे है। यह आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली के लगभग 90 लाख प्रवासी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। वहां से लौटने वालों की संख्या इस बार 20 लाख के आसपास है। ऐसे में बिहार को अब भगवान अल्लाह ही बचा पाएगा। दोस्तों, अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल रोगियों के इलाज के लिए खोले गए हैं, लेकिन कोरोना काल में भी किशनगंज जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति नहीं सुधर पाई है। जी हां, खासकर ग्रामीण इलाकों के अस्पताल की हालात विशेष रूप से खराब है, बदतर है। जी हां, किशनगंज के छत्तरगाछ रेफरल अस्पताल पर 50,000 से अधिक की आबादी निर्भर है, लेकिन यहां डॉक्टर, दवा और नर्स की कमी बरकरार है। जी हां, रेफरल अस्पताल में मरीजों की समुचित इलाज तो दूर, अस्पताल में भर्ती मरीजों को भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। महिलाओं का परसों हो या फिर किसी व्यक्ति की गंभीर बीमारी हो, क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले यहां रेफरल अस्पताल छत्तरगाछ आना होता है, लेकिन इस अस्पताल में चिकित्सकों, कर्मी और जीवन रक्षक दवाओं का घोर अभाव है। यह खासकर महिला चिकित्सक नहीं होने की वजह से महिला रोगियों के लिए परेशानी बनी हुई है। महिला रोगी लोक लज्जा के कारण खुलकर अपनी बीमारी की जानकारी पुरुष चिकित्सकों को नहीं दे पाती है, जिससे इलाज महज एक खानापूर्ति बनकर रह जाता है। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब हरियाणा में जींद के पीपी सेंटर से 1710 वैक्सीन की डोज चोरी हो गई है। जी हां, ये हरियाणा में वैक्सीन चोरी का पहला मामला है। इससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने के मामले सामने आ चुके हैं। ये जींद के स्वास्थ्य निरीक्षक राम मेहरा वर्मा ने बताया कि अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं और वैक्सीन उठाई गई है। 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन चोरी हुई है। कुछ फाइलें भी चोरी हुई है। जब वैक्सीन चोरी होने के मामले की पुलिस जांच कर रही है। दोस्तों, देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। ये कई राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बिहार भी कोरोना से बेहाल है। बिहार में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों के बावजूद रोजाना हर दिन तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या कोरोना पर काबू पाने के लिए बिहार में भी लॉकडाउन का ऐलान होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लॉकडाउन के संकेत दे चुके हैं। उधर बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जब बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे के दौरान 51 और मरीजों की जान चली गई। वही 13,000 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर
36,000 पहुंच गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में आधा सौ और मरीजों की जान चली गई। वहीं 13,000 नए मामले सामने आने से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,54,281 पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के जिन 56 मरीजों की जान गई है उसमें पटना एवं भागलपुर में 13, दरभंगा, गया एवं जहानाबाद में 4, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा एवं सारण में 2 तथा अररिया, बक्सर, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, सुपौल एवं वैशाली में 1 मरीज की जान चले जाने के साथ प्रदेश में इस रोग से संक्रमित होकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 1897 हो गई है, यानी कि 1900 पार कर चुकी है। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों को बिहार सरकार द्वारा फ्री में टीके दिए जाने के संबंधित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। जहां उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शुक्रिया, विपक्ष की वजह से ही सही लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि लगभग 10 करोड़ आबादी के टीकाकरण का सरकार के पास क्या समग्र प्लान है। उन्होंने कहा कि या फिर 19 लाख नौकरी रोजगार की तरह इसे भी कोरी घोषणा मात्र ही समझा जाए। जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब जबकि केंद्र सरकार ने राज्य को खुद वैक्सीन खरीदने को कहा है तो राज्य सरकार बताएं कि उसने वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का क्या प्लान बनाया है। जहां उन्होंने कहा है कि अब तक राज्य में 4 महीने में मात्र 4% लोगों को टीका दिया गया। इस गति से अगर टीकाकरण अभियान चलता रहा तो फिर संपूर्ण टीकाकरण करने में 8-9 साल लग जाएंगे। दोस्तों, आंशिक लॉकडाउन में सबसे अधिक असर आलू के भाव पर पड़ा है। 19 एवं 20 अप्रैल को 11 रुपए किलो बिकने वाला सफेद आलू अचानक 22 अप्रैल को 15 से 16 रुपए तक पहुंच गया है। रात भर में आलू की कीमत 4 से 5 रुपए बढ़ गई है। पहले मंडी में आलू के थोक मूल्य 950 से 1,000 रुपए क्विंटल था, अब थोक कीमत में करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है। लाल आलू की कीमत में भी 2 से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्याज का थोक मूल्य 16 रुपए किलो है, जबकि खुदरा में 20 रुपए किलो बिक रहा है। यह पिछली बार जब देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उस समय भी सबसे अधिक आलू एवं सरसों तेल के दाम में वृद्धि हुई थी। जी हां, हरी सब्जियों की कीमत पहले से ही बढ़ी हुई है, जबकि कोरोना संक्रमण में सबसे अधिक मंग वाला नींबू ऊंचे दाम में लोग खरीद रहे हैं। दोस्तों, इंडियन ऑयल अपने ग्राहकों के लिए एक खास सिलेंडर लेकर आया है। जी हां, कंपनी ने इस सिलेंडर को एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर नाम दिया है। जी हां, इस सिलेंडर का नाम है एक्स्ट्रा तेज। जी हां, आपको बता दूं कि इसकी खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल पर आप 5% तक फ्यूल की बचत कर सकते हैं। जी हां, इसके अलावा इसमें खाना भी जल्दी बनेगा। जी हां, आपको बता दूं कि यह सिलेंडर नीले रंग का होगा। जी हां, तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से ग्राहक इस सिलेंडर का फायदा उठा सकते हैं। जी हां, इंडियन ऑयल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह सिलेंडर कमर्शियल ग्राहकों के लिए है, यानी कि घरेलू ग्राहक इस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आइए आपको इससे जुड़े कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं। तो इंडियन ऑयल ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। यह इंडियन एक्स्ट्रा तेज फ्लेम काफी तेज होती है। यह सिलेंडर तेज प्रेशर से गैस छोड़ता है। यह इसके इस्तेमाल से 5% तक एलपीजी की बचत होती है। इस सिलेंडर पर खाना पकाया जाए तो फिर इसमें कुकिंग टाइम की भी बचत होती है। यह सामान्य सिलेंडर की तुलना में इससे 14% तक कुकिंग टाइम कम लगता है। यह इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसे घरेलू इस्तेमाल में नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप ले चुकी है। जी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। जी इसके साथ ही अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा है। कोरोना के गहराए संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। सप्लाई बढ़ने के बाद भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जी संक्रमण के शिकार मरीजों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान जा रही है तो बहुत से मरीजों की सांसें अटकी हुई है। यह जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में 441 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि आपूर्ति अभी 385 टन हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। जी हां, हर किसान को सालाना 6,000 रुपए की नगद सहायता देने के लिए शुरू की गई इस स्कीम में इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए, जिससे किसानों को 6,000 रुपए की सहायता से कहीं अधिक का फायदा होता है। मोदी सरकार ने इस स्कीम की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की थी। अब इसके जरिए आप पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसी के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सभी लाभार्थियों को केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा भी मिलने लगे। इसके जरिए 3 लाख रुपए तक का कर्ज खेती के लिए लिया जा सकता है।
दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे घर लौट आएं। बिहार में उन सभी के लिए हर मुमकिन व्यवस्था की जाएगी। इस अपील के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी अनुमंडल में क्वारंटाइन सेंटर बनाने को लेकर काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में अन्य विभागों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया है ताकि क्वारंटाइन सेंटर में जब 14 दिनों तक लोग रहें तो फिर उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। आपदा विभाग ने सभी 101 अनुमंडलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए डीएम को भी ये निर्देश भेज दिया है ताकि उनके सहयोग से सभी अनुमंडल में एक एक क्वारंटाइन सेंटर बन सके। दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कुंडली बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के आंदोलनकारियों का धरना जारी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और फिर प्रभाव के बीच भी संयुक्त किसान मोर्चा लगातार 4.5 महीने से चल रहे धरना प्रदर्शन के पीछे हटने के लिए तैयार है। आलम यह है कि दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू है, लेकिन किसान नेता आंदोलन जारी रखने के रुख पर अड़े हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी किसान आंदोलन को जारी रखने का ऐलान कर चुके किसान नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता नहीं है कि धरना प्रदर्शन अगले कुछ महीने में खत्म होने वाला है। इस बीच बुधवार को कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार आंदोलन को जबरन खत्म नहीं करवा सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार यह ना सोचे कि दबाव डालकर धरने से लोगों को घर भेज दिया जाएगा। अगर केंद्र सरकार ने जबरदस्ती की तो फिर गांवों में किसी भी भाजपा नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने के बावजूद आंदोलन नहीं थमेगा। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच लौट रहे प्रवासी कामगारों को घर में ही रोजगार देने की तैयारी है। श्रम संसाधन विभाग ने प्रवासी कामगारों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456-138 जारी किया है। इस पर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा से कॉल आ रहे हैं। इनमें से अधिकतर ये जानना चाह रहे हैं कि घर वापसी पर उन्हें काम मिलेगा या फिर नहीं। पिछले साल वापस लौटे करीब 9.5 लाख कामगारों की स्किल मैपिंग कराई गई थी। 3.5 लाख प्रवासियों को रोजगार भी दिया गया था। इस बार भी स्किल मैपिंग की तैयारी है। राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए युवा एवं महिला उद्यमी योजना को मंजूरी दी है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए संबंधित विभाग को हर स्तर पर कार्य योजना को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है। प्रवासी कामगारों को गांव में ही रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र प्रायोजित गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत सभी जिलों में कम से कम 125 दिनों तक रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों, सरकार ने बिहार ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का सर्वे और मैपिंग कराकर ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का एक प्रॉपर्टी कार्ड देगी। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति की जमीन से संबंधित सारी जानकारियां दर्ज होगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से संबंधित व्यक्ति को बैंकों में लोन की सुविधा भी मिल सकेगी। इस योजना का नाम स्वामित्व योजना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार से बिहार के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि 24 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, भूमि एवं राजस्व मंत्री तथा संबंधित आला अधिकारी ऑनलाइन रूप से इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में ये योजना पिछले साल से चल रही है और लाखों लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। अब इस योजना को बिहार में भी लागू करने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, बिहार में एनडीए के नेता कोरोना से लड़ने के बजाय आपस में ट्विटर के जरिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को लेकर लोग चुटकी भी ले रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की है। उन्होंने फेसबुक पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर नाइट कर्फ्यू से कोरोना के प्रसार को कैसे रोका जा सकता है। इस बात को लेकर बीजेपी जेडीयू में भिड़ंत शुरू हो गई है। कोरोना कैसे दूर हो, अब इस ज्ञान को बांटने में भाजपा और जदयू, जो बिहार सरकार में सहयोगी दल हैं, दोनों आपस में भिड़ गए हैं। देश और राज्य में हालात काबू से इस कदर बाहर हैं कि किसी को सूझबूझ नहीं आ रहा है कि आखिर कोरोना कैसे दूर होगा। ऐसे में हर राज्य सरकार अपने अनुसार निर्णय ले रही है। प्रधानमंत्री तक पिछले साल के अनुभव से जान चुके हैं कि लॉकडाउन कोई उपाय नहीं, मात्र आखिरी विकल्प हो सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम बीते मंगलवार को संबोधित किया, जिसमें यही बात कही गई। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी रास्ता है।
इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उच्च स्तरीय और सर्वदलीय बैठक के पश्चात पत्रकारों से मुखातिब हुए और सरकार का निर्णय सुनाया कि बिहार में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। अगले ही दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लिख दिया है कि नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं। ऐसा लगा मानो जानबूझकर नीतीश कुमार का माहौल उड़ाने को यह टिप्पणी की गई, बस क्या था। अगले ही पल पूरा मुद्दा भाजपा बनाम जेडीयू हो गया। एक तरफ नीतीश के पक्ष में नए नए जदयू में आए उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतरे तो दूसरी तरफ जायसवाल के लिए उनकी पार्टी के पंचायत राज्य मंत्री सम्राट चौधरी संग्राम लड़ने को उतारू हुए। जी हां, उन्होंने कह दिया है कि कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं, इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने महज यह कहा था कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, वही जायसवाल अपने बयान पर अड़े हुए हैं। जी, दिक्कत यह है कि किसी भी सरकार के पास कोरोना से मुक्ति का कोई उपाय हो ऐसा नजर नहीं आता है, पर बातें करने में वक्त जाया खूब हो रहा है। जी, पूरे मामले पर नीतीश के मंत्री और करीबी नेता संजय झा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या नीति है इस बारे में बता दिया। पीएम की नीति के बहाने बीजेपी नेताओं को संदेश दिया है कि सीएम नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो पीएम की मंशा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। दोस्तों, पूरे देश इस समय कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति का कहर झेल रहा है। रोजाना ना जाने कितने ही लोग अपनों को अपने ही आंखों के सामने मजबूर दम तोड़ते देख रहे हैं। ये किसी को समय पर इलाज नहीं मिल रहा है तो किसी के लिए ऑक्सीजन की कमी जिंदगी का संकट बनी हुई है। जी हां, जहां एक और इस वक्त पूरा देश महामारी का दंश झेल रहा है और ऑक्सीजन की कमी का भारी सामना कर रहा है, वह दूसरी ओर मुंबई के मलाड में रहने वाले एक शख्स जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बन गया है। मुंबई के रहने वाले शहनवाज शेख ने मौत की गोद में समा रहे लोगों को एक नई जिंदगी देने की अनोखी पहल शुरू की है, यह जिसकी हर ओर सराहना तारीफ हो रही है। यह दरअसल शहनवाज शेख एक फोन कॉल पर कोरोना मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह लोगों की मदद के लिए तैनात उनकी टीम ने इसको लेकर एक कंट्रोल रूम भी बनाया है, जिससे कि मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल सके और संकट की इस घड़ी में उन्हें दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। अपने इस नेक काम की वजह से शहनवाज को अब ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाना जाने लगा है। शहनवाज ने बताया कि लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी 22 लाख रुपए की एसयूवी बेच दी। एसयूवी कार बेच दी। अपनी फोर्ड एंडेवर गाड़ी को बेचने के बाद उन्हें जो पैसा मिला उन पैसों से शहनवाज ने जरूरतमंदों के लिए 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद लिए। शहनवाज ने कहा कि पिछले साल लोगों की मदद करने के दौरान उनके पैसे खत्म हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी एसयूवी कार बेचने का फैसला किया। जब शहनवाज से पूछा गया है कि उन्हें लोगों की मदद करने की प्रेरणा कहां से मिली, तब उन्होंने बताया कि पिछले साल उनके एक दोस्त की पत्नी ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑटो रिक्शा में ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया है कि वे जरूरतमंदों की मदद करेंगी और मुंबई में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी हद तक जाएं। जैसे कि उन्होंने अपनी एसयूवी कार बेच डाला, जबकि उसकी कीमत 23 लाख रुपए है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि छठे चरण का चुनाव के बाद निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे जब बंगाल में, लेकिन बंगाल की जनता से 200 से ज्यादा सीट मांगेंगे ताकि बंगाल में मजबूत सरकार बना सके। अमित शाह ने मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अगले चरण में बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान करते हुए कहा कि हर बार दीदी के गुंडों से आपको परेशानी होती है, दीदी के गुंडे इस बार आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। आप भारी मतदान करें, मोदी जी पर भरोसा करें। इतने दिनों तक ममता दीदी पर भरोसा किया, एक मोदी जी पर भी भरोसा करें, ये अमित शाह ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हम सोनार बंगला बनाकर देंगे। आपको बता दें कि कल बंगाल में छठे चरण का मतदान संपन्न हुआ, बाकी और 2 चरणों का मतदान बाकी है। अमित शाह ने राज्य की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों पर रोक लगाया जाएगा। बंगाल में घुसपैठिए तो क्या, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। यह बंगाल में किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान योजना लागू करेंगे। बीजेपी की सरकार बनने पर राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाया जाएगा। दोस्तों, कोरोना की मार कहे या फिर प्रचंड गर्मी का प्रकोप, खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छूने लगी है। ये खासकर सरसों तेल का भाव तो चढ़ता ही जा रहा है। होली के बाद जो सरसों तेल 150 से 155 रुपए था, वह 170 से 175 रुपए तक पहुंच गया है। रिफाइंड तेल भी 10 रुपए बढ़कर 160 से 170 रुपए हो गया है। यह थोक कारोबारी बताते हैं कि सरसों तेल का भाव पिछले साल लॉकडाउन के समय से ही चल रहा है। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य 58 रुपए किलो और रबी सीजन में 46 रुपए 50 रुपए से प्रति किलो कर दिया है। इससे एक बारगी सरसों तेल 90 से 95 से बढ़कर 120 से 125 रुपए किलो बिकने लगा। अब खुले बाजार में किसानों को समर्थन मूल्य में ज्यादा बिक रहा है, तो तेल का भाव चढ़ गया है। इसी तरह रिफाइंड ऑयल भी थोक में 160 से 165 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा अरहर दाल थोक में 105 से 107 रुपए किलो, मूंग दाल 96 रुपए और चना दाल 68 से 70 रुपए किलो चल रहा है।
दोस्तों इस साल भागलपुर में 9000 करोड़ की विकास योजना धरातल पर उतरेगी। जी हां, गंगा पर 4 लेन पुल, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन सड़क सहित कई अन्य सड़कों और पुलों का निर्माण होगा। जी 1000 करोड़ से बनने वाले विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल का निर्माण जून जुलाई में शुरू होगा। जी हां, पुल निर्माण की ठेका LNDT को मिला है। 68 पाए वाले इस पुल पर दोनों ओर फुटपाथ बनेगा। गंगा नदी पर 120 मीटर का स्लैब बनाना है। भागलपुर की ओर 987 और नौगछिया की ओर 875 मीटर पुल का पहुंच पथ बनेगा। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की बढ़ती संख्या और विभिन्न प्रदेशों में सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के बाद राज्य में रह रहे बिहार के लोगों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। बाहर से आ रहे लोग बिहार सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे आने वाले लोगों से जल्द बिहार वापस लौटने की अपील की है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने अब राज्यों के 101 अनुमंडलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की कवायद आरंभ कर दी है। इन सेंटरों में आने वाले लोगों को रखा जाएगा। इन सेंटरों में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। सभी सेंटरों में पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था पर खास जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि बिहार के लोग देश के करीब सभी शहरों में हैं, जिनके इस दौर में लौटने की संभावना है। सरकार इसी को देखते हुए कवायद प्रारंभ कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि अगर अनुमंडल में बने क्वारंटाइन सेंटर में जगह की कमी होगी, तब वहां नजदीकी क्षेत्र के पंचायत भवनों में क्वारंटाइन कैंप बनाए जाएंगे। दोस्तों जल जीवन हरियाली योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा बांका जिले में 410 तालाब का निर्माण किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों को 1 एकड़ जमीन में तालाब निर्माण कराने पर 75,000 रुपए अनुदान भी दिया जा रहा है। इच्छुक किसान इसका लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों शादी तय होने के बाद दुल्हा बस उस दिन का इंतजार करता है जब उसके सिर पर सेहरा सजता है। तब तक दुल्हा दुल्हन लाने के इंतजार में रात दिन सपने देखता रहता है। लेकिन जब शादी वाले ही दिन पुलिस दूल्हे को पकड़ कर ले जाए तो फिर परिवार के साथ साथ दूल्हे के भी सपने पर पानी फिर जाता है। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक लड़के की बारात निकलने वाली थी। घर में बारात निकलने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। हलवाई से लेकर बैंड बाजा पूरी तरीके से तैयार था। दूल्हा भी पगड़ी पहनकर बस दुल्हन लाने के सपने देख रहा था। इस बीच किसी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी कि जिसकी लड़के की बारात निकल रही है वह नाबालिग है। इसके बाद आनंद फानंद पुलिस सतर्क हो गई और नाबालिग दूल्हे को उसके घर के दरवाजे से ही पकड़ लिया। दरवाजे पर पुलिस को देखकर परिवार वाले भी हड़बड़ा गए और फिर पुलिस से उसके बेटे को छोड़ने की मिन्नतें मांगने लगे। काफी मान मनोबल के बाद दूल्हे को परिवार वालों ने लिख कर दिया कि उनका लड़का जब बालिग होगा तो ही उसकी शादी कराएंगे। इसके बाद पुलिस वापस लौट गई। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण आफत बनता जा रहा है। इस संक्रमण से पटना के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उनके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना में हर 10 कदम पर कोरोना के मरीज मौजूद हैं। पटना के कई मोहल्ले सील हैं तथा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार कई तरह के बड़े और अहम फैसले ले रही है ताकि पटना वासियों की परेशानी कम हो सके। आपको बता दें कि पटना के 23 ऐसे इलाके हैं जहां 100 से अधिक मरीज हैं। वहीं पटना में 475 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कई मकान और मोहल्ले जिला प्रशासन ने सील कर रखा है। इतना ही नहीं, यहां लगातार कोरोना के नए नए मरीज मिल रहे हैं, नए नए केस मिल रहे हैं। अगर आप पटना में रहते हैं तो फिर आप कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करें तथा घर से निकलते समय मास्क जरूर लगाएं ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। दोस्तों कोरोना को लेकर बिहार सरकार की तैयारी से पटना हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच राज्य सरकार की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर किया है। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर सुनवाई करते हुए जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने प्रतिकूल टिप्पणी की है। बिहार सरकार द्वारा कोरोना संकट को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में दायर हल्फनामा पर कोर्ट ने असंतोष जताया है। हाईकोर्ट ने पटना समेत बिहार के अन्य जगहों में ऑक्सीजन सिलेंडर समेत मरीजों के इलाज के लिए अब तक की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मांगी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।